स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। इससे पहले हमने पोलराइजेशन बाय ऑब्जर्वेशन मेथड जो है वो देखा है। अच्छा, अब अक्सर आपने पानी की सरफेस पे जो है वो पानी की सरफेस को चमकते हुए देखा होगा, तो एक्चुअली वहाँ पे पार्शली पोलराइजेशन ही हो रही होती है। पार्शली पोलराइजेशन कैसे होती है? ग्लास से भी होती है। यानी कि लाइट जो है वो कैसे एक फिक्स पाथ में ट्रेवल कर जाती है, जैसे कि जबकि हम कहते हैं कि लाइट जो है वो रैंडम ऑर्डिनरी लाइट जो कि अगर हम सन की बात करें, सन से जो हमें लाइट मिलती है ये जो है वो रैंडम डायरेक्शन में अरेंज होती है। यानी कि इसमें जो ऑसिलेशंस होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की, रैंडमली हर डायरेक्शन में होती हैं। तो फिर पानी की सतह पे और ग्लास की सरफेस पे ये जो है वो ये पार्शली पोलराइज हो जाती है। अब कैसे पोलराइजेशन होती है? यहाँ पे रिफ्लेक्शन की बेस पे होती है और इसी चीज़ को हम यहाँ पे समझेंगे। हम जानते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के मुताबिक अगर एक रे जो है वो एक सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है तो वो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम सरफेस से नहीं बल्कि सरफेस के अलोंग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके उसकी मदद से मेजर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ये जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर है, नॉर्मल टू द सरफेस भी इसे हम कहते हैं। तो फिर यहाँ पे ये वाला एंगल जो होगा जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और इसको चले हम आई पी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यानी कि हम कहते हैं कि ये इंसिडेंट एंगल प्राइमरी एंगल है और यहाँ पे जो एंगल होगा रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी इतना ही बनेगा जितना कि आई पी है। और यहाँ पे यानी कि ये भी आई पी ही बनेगा। और फिर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगी, ये इंसिडेंट लाइट है और ये रिफ्लेक्टेड है। कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होगी और जबकि कुछ लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि मीडियम के अंदर जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है। और स्टूडेंट्स, जब पार्शली रिफ्लेक्ट पोलराइजेशन होती है, यानी कि जब पानी की सतह पे या ग्लास की सतह पे पोलराइजेशन होती है, तो अच्छा यहाँ पे पहले एंगल रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये वाला एंगल जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है जिसको हम आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जब पानी से या ग्लास की सरफेस से जब रिफ्लेक्शन हो के थ्रू पोलराइजेशन होती है तो तब एंगल जो है इंसिडेंट बीम के दरमियान में या बल्कि रिफ्लेक्टेड बीम के दरमियान में अगर डिस्कस करें, रिफ्लेक्टेड बीम के दरमियान में और जो हमारी रिफ्रैक्टेड बीम है इनके दरमियान में एंगल 90 डिग्री का बन जाता है। यानी कि ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है। जब पार्शली रिफ्लेक्शन होती है, सॉरी पोलराइजेशन होती है सरफेस से, वाटर सरफेस से या ग्लास सरफेस से, और ये होती है रिफ्लेक्शन के थ्रू, पोलराइजेशन होती है रिफ्लेक्शन के थ्रू, तो तब एंगल रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान में और ट्रांसमिटेड रे के दरमियान में, यानी कि कुछ रे जो है ट्रांसमिट हो चुकी है और कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट हुई है। तो रिफ्लेक्टर रे जो है ये पोलराइज्ड रे कहलाएगी, यानी कि ये वाली रे जो है ये पोलराइज्ड होगी। और बहरहाल इस रे के दरमियान में और रिफ्लेक्टर रे के दरमियान में एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि क्लियर रहे कि ये हमारी इंसिडेंट वेव है, इंसिडेंट, और ये रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड, और ये रिफ्रैक्टेड है, या इसको ट्रांसमिटेड लिख लेते हैं, ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड। ठीक है जी। तो ये जो है वो रेज हैं। एक ही इंसिडेंट बीम की जो है वो दो पार्ट जो है हमें नज़र आ रहे हैं, एक रिफ्लेक्टेड है दूसरा ट्रांसमिटेड है। ये वाला एंगल तो 90 डिग्री का है और ये आईपी जो हम कह रहे हैं कि तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आईपी जो है इसको हम एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहेंगे। ठीक है। तो अब हम कोशिश करते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन कैलकुलेट करने की। यहाँ पे लिख लेते हैं कि आईपी एक्चुअली जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है और इतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है, इसको हम एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहेंगे। ठीक है, पोलराइजेशन एंगल सिंपली लिख लेते हैं, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन एंगल, एंगल। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि ये एंगल जो है वो कितना बन सकता है। अच्छा, स्नेल्स लॉ यूज़ करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि N1, और अच्छा यहाँ पे फिर ये वाला मीडियम हमारे पास जो है एयर भी हो सकता है, मतलब कोई और मीडियम भी हो सकता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो N1 है और ये बाउंड्री है और बाउंड्री से नीचे एक और मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। ठीक है। अब स्नेल्स लॉ के मुताबिक N1 साइन ऑफ आई पी, ये हम रिफ्रैक्शन पे ये जो है वो लॉ जो है अप्लाई करेंगे। तो N1 साइन ऑफ आई पी इज इक्वल टू N2 साइन ऑफ आर, साइन आर। ठीक है।
तो अब ज़रा हम जो है वो कोई एक एंगल जो है वो चेक करते हैं कि मतलब एक्चुअली हम देखते हैं कि किस तरह से हमने ये एंगल जो है मेजर करने हैं। तो हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं इस प्रॉब्लम को। अच्छा, हम ये करते हैं कि इसको ज़रा अगर एक्सटेंड करें, इस रिफ्रैक्टेड रे को अगर हम जो है वो इस मीडियम में एक्सटेंड करें इस तरफ, ठीक है, इस तरफ, ये इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ से लेकर चलें थोड़ा सा बड़ा रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यहाँ से लेकर स्टूडेंट्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ये 180 डिग्री का बनेगा, ठीक है, 180 डिग्री का बनेगा। तो इस दौरान में हम देखते हैं कि उसी दौरान में टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला एंगल, ज़रा दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये वाला कलर, ये वाला कलर उतना ही बनेगा। यहाँ पे ये कलर प्रॉपर्ली जो है वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला कलर स्टूडेंट्स उतना ही बनेगा जितना कि यहाँ पे कलर बन रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान में अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर के अलॉन्ग उतना ही एंगल बन रहा है तो यहाँ पे भी उतना ही एंगल बनेगा। तो ये वाला एंगल जो कि आर होगा ये इतना ही बनेगा। तो इस तरह से यहाँ से लेकर 180 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पहले तो यहाँ तक आर आ रहा है, फिर इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक हम देख रहे हैं कि आई पी आ रहा है, आई पी, ठीक है। और उसके बाद जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि 90 डिग्री का है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि आर प्लस आई पी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, तो अब अगर इसको सॉल्व करें, पहले तो 90 को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, तो हमारे पास आई पी प्लस आर आ जाएगा 180 माइनस 90, 180 माइनस 90, तो ये 90 ही आ जाएगा। 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 ही आ जाएगा। तो आई पी प्लस आर जो है हमारे पास ये 90 आ जाएगा। या फिर आई पी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस आर आ जाएगा। आई पी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस आर। तो अब आईपी के लिए स्टूडेंट्स एंगल ऑफ, सॉरी, हम आईपी की बजाय इसको हम सॉल्व करते हैं आर के लिए, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है हमने यहाँ पे नहीं, यानी कि ये हमने ओमिट करना है और हमने सिर्फ आईपी को एक्चुअली कैलकुलेट करना है। तो पहले आर को ओमिट करने के लिए हम जो है वो आर 90 डिग्री माइनस आईपी के बराबर ले लेंगे, यानी कि आईपी दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। अब आर की ये वाली वैल्यू जो हमने ऊपर स्नेल्स लॉ लिखा है, यहाँ पे ये वाला लॉ जिसको हम चलें 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो यहाँ पे आर की जगह जो है वो आई 90 डिग्री माइनस आई पी पुट करेंगे, तो हमारे पास फिर n1 साइन ऑफ आई पी इज इक्वल टू n2 साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस आई पी आ जाएगा। और स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, और वो क्या है जी, वो ये है कि साइन 90 डिग्री माइनस आई पी जो है ये कॉज आई पी के बराबर आ जाएगा। साइन 90 डिग्री माइनस आई पी जो है ये कॉज कॉज आई पी के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास फिर n1 साइन ऑफ आई पी इज इक्वल टू n2 कॉज आई पी आ जाएगा, ठीक है। तो अब ज़रा इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, n1 को इस तरह शिफ्ट क्रॉस जो है वो शिफ्टिंग कर दें और कॉज आई पी को इस तरह शिफ्ट कर दें, तो साइन आई पी ओवर कॉज आई पी हमारे पास आ जाएगा। साइन आई पी ओवर कॉज आई पी इज इक्वल टू n2 ओवर n1, ठीक है। तो या फिर हमारे पास साइन ओवर कॉज जो है ये 10 के बराबर होता है, तो 10 आई पी इज इक्वल टू n2 ओवर n1। तो स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन हमने बनाई है इसको हम कहते हैं ब्रेविस्टर्स लॉ, ठीक है। ये जो इक्वेशन है इसको हम ब्रेविस्टर्स लॉ कहते हैं, ब्रेविस्टर्स लॉ। तो ये इक्वेशन हम यूज़ करते हुए कोई भी किसी भी बाउंड्री पे दो सरफेस की दो मीडियम की बाउंड्री पे हम चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे एंगल ऑफ पोलराइजेशन कितना बनेगा। आई पी जो है ये एंगल ऑफ पोलराइजेशन है। और अगर हम ग्लास एयर की बाउंड्री की बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है n2 ये 1.55 के राउंड अबाउट होता है। तो ग्लास के लिए अगर हम एंगल ऑफ पोलराइजेशन कैलकुलेट करें आईपी, तो ये हमारे पास आता है 57 डिग्री, यानी कि 57 डिग्री पे एंगल 57 डिग्री एंगल पे ग्लास में जो है वो पोलराइजेशन होती है, और किस मेथड में होती है, रिफ्लेक्शन की वजह से होती है। तो ये है स्टूडेंट्स पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन।